सो साडे दरम्यान बिंदर सिंह खाई इकाई प्रधान पिंड रामा तो 46 बंदियां का जत्था लैके पहुंचे है। धन्नवाद करते हैं। जिला फरीदकोट तो वड्डी गिणती दे विच पिंड धूड़कोट गुरजीत सिंह इकाई प्रधान वड्डा काफला लैके पहुंचे है। शिंदर सिंह जी रामा वो भी वड्डी गिणती च पहुंचे है। सो हुण मैं बेनती करा साडे अगले बुलारे अभिमन्यू कुहाड़ जी वो अपना समा लैणगे ते उन्हां तो बाद भोज राज जी वो भी कृपा करके तैयार रहन। सो आओ जी अभिमन्यू कुहाड़ हरियाणा तो। मंच पे बैठे हुए मान सम्मान के योग्य भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम किसान नेतागण, मेरे सामने हजारों की संख्या में बैठे हुए पंजाब के वो किसान योद्धा जिन्होंने 378 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद उस मोदी सरकार को झुकाया था जिस मोदी सरकार के मंत्री कहते थे कि कानून तो बनाने के लिए होते हैं, कानून वापस नहीं लिए जाते। तो इन तमाम किसान योद्धाओं को और मंच पे बैठे तमाम किसान नेताओं को सबसे पहले हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे किसान भाइयों, मैं 5 से 7 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, जो साथी पंडाल से बाहर है वो साथी पंडाल के अंदर आ जाए, जो साथी पीछे खड़े हैं वो भी पंडाल के अंदर आके बैठ जाए। आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है, किसान आंदोलन के दौरान हमने पंजाब से जो चीज सबसे अधिक सीखी वो थी धैर्य और अनुशासन। नहीं तो हरियाणा वाले तो हम 5-6 दिन आंदोलन करा करते और आर पार करके मामला निपटा दिया करते, लेकिन जो धैर्य और अनुशासन आपसे सीखा वो आगे जीवन भर हमारे काम आएगा। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण बात, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक बात से डरती हैं और वो बात ये है कि कभी चुनाव से पहले ये किसान इकट्ठे होकर कोई बड़ा आंदोलन ना करते, कभी ये नौजवान चुनाव से पहले इकट्ठा होकर रोजगार के लिए बड़ा आंदोलन ना करते, और कभी एकजुट होकर चुनाव में वोट की चोट करके हमें कभी सत्ता से बाहर ना करते। सिर्फ इस बात से ये तमाम राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। अगर चुनाव से पहले हम लोग बड़ा आंदोलन खड़ा करने में सफल हो गए तो इस सरकार की मजबूरी हो जाएगी, इस सरकार को अपनी कुर्सी खोने के डर के कारण पूरे देश के किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगले 4 से 6 महीने का समय पूरे किसान कौम के भविष्य के लिए, पूरे भारत के भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, भारत सरकार एक बहुत बड़ा समझौता करने जा रही है, जिस समझौते का नाम है IPEF समझौता, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम समझौता। इसी तरह का एक समझौता करने की कोशिश 3 साल पहले भारत सरकार ने करी थी, जिसका नाम था RCEP। मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, जितने भी यूरोप के देश हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी देश हो, वहां के किसानों को वहां की सरकारें हर साल भारी भरकम सब्सिडी देती हैं। अगर मैं उदाहरण अमेरिका का लूं तो अमेरिका के अंदर एक किसान को वहां की सरकार साल में एक बार 42 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। आप इसको इस बात से समझो, उसकी फसल बिकी या ना बिकी, उसकी फसल खराब होगी या ठीक रहेगी, फसलों का कितना भाव था,
इस बात से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक किसान ने फसल की बिजाई कर दी तो उस किसान को अमेरिका में साल के 42 लाख रुपए जरूर मिलेंगे। तो वहां के किसान की जो आमदनी होती है, वहां के किसान की आमदनी अपनी फसल बेचने से नहीं होती, वहां के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है। और जो 1990 के दशक में WTO जैसे जो लूट के संस्थान बनाए गए थे, उन संस्थानों ने बड़ी चालाकी से सब्सिडी को 3 भागों में बांट दिया। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी, रेड बॉक्स सब्सिडी। अमेरिका में जो सब्सिडी दी जाती है वो किसानों की बच्चों की पढ़ाई के नाम पे, वो किसानों की बच्चों की स्वास्थ्य के नाम पे, हेल्थ पॉलिसी के नाम पे अलग अलग तरीके से वो सब्सिडी देते हैं। तो WTO ने उस तरह की सब्सिडी पे कोई लिमिट नहीं लगाई, कोई रोक नहीं लगाई। तो उनके देश चाहे कितनी सब्सिडी दे दे, WTO उनको बिल्कुल नहीं रोकता। लेकिन जो दूसरे तरह की सब्सिडी WTO ने घोषित करी, जो एम्बर बॉक्स के तहत आती है, उस सब्सिडी के तहत उन्होंने कहा कि जो सरकारें अपने किसानों को फसलों का भाव देती है, MSP देती है, उसके ऊपर उन्होंने शर्त लगा दी कि पूरे देश में जितनी टोटल पैदावार होगी, अनाज जितना पैदा होगा, उसका मात्र 10% ही सरकार MSP पे खरीद सकती है। अगर उसने ज्यादा खरीदा तो उस सरकार के खिलाफ WTO में केस दर्ज किया जाएगा और उस सरकार पे, उस देश पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस तरीके से भारत के ऊपर WTO ने यह पाबंदी लगा दी। मेरे बुजुर्गों, अमेरिका के किसान की आमदनी सब्सिडी से होती है, भारत के किसान की आमदनी फसलों का भाव यानी MSP मिलने से होती है। मुझे एक बात बताओ मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यदि कोई सरकार आपको कहे, इस बात को बड़ी गौर से सुनिएगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत में कोई सरकार आके ये कहे कि मेरे किसान भाइयों, जो 5 एकड़ का किसान है उसको भारत सरकार साल में 5 लाख की सब्सिडी देगी, 5 लाख सीधे आपके खाते में भेज दिए जाएंगे, तो फिर हमें उस बात से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा गेहूं 2200 रुपए में बिका या 2000 में बिका या 2500 में बिका, क्योंकि सारा खर्चा निकाल के 5 लाख तो हमारे खाते में आ लिए। तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फसलों के भाव, जो फसलों की कीमत है वो 200 रुपया कम है या 200 रुपया ज्यादा है। इसलिए अमेरिका के किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता उनका गेहूं 2500 रुपए में बिके या 2000 में। इसलिए वहां की सरकार 1200-1400 रुपए में अमेरिका के किसानों का गेहूं खरीदते हैं और उसको 1500 रुपए में भारत जैसे देशों में भेजने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, अगर अमेरिका से 1500 रुपए की क्विंटल की कीमत के हिसाब से गेहूं भारत में आ गया, तो क्या कोई हमारा और आपका गेहूं 2175 रुपए में कोई खरीदेगा? आप बताओ एक चीज, ये अगर अमेरिका से गेहूं 1500 रुपया क्विंटल भारत में आ गया, तो फिर हमारे और आपका गेहूं 2200 रुपया क्विंटल के हिसाब से कोई भी मिल, कोई भी कंपनी नहीं खरीदेगी। यही अमेरिका की साजिश है। उस चीज को रोकने के लिए भारत सरकार दूसरे देशों से आने वाले कृषि उत्पादों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है, जिसे अपनी देशी भाषा में टैक्स कहा जाता है। तो अमेरिका का सस्ता गेहूं भारत में ना आए, भारत के किसान को गेहूं का उचित मूल्य मिले, इसलिए अमेरिका और अन्य देशों के किसानों पे 40% टैक्स लगा रखा है भारत सरकार ने। लेकिन अब यह सरकार IPEF समझौते के तहत गेहूं के ऊपर से, डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर से, पोल्ट्री के उत्पादों के ऊपर से वो सारी इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की कोशिश कर रही है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, अगर वो समझौता हो गया तो भारत के किसानों के दूध के उत्पाद कोई नहीं खरीदेगा। यहाँ पे
भारत के किसानों के पोल्ट्री के उत्पाद कोई नहीं खरीदेगा। भारत के किसानों का धान, भारत के किसानों का गेहूं कोई नहीं खरीदेगा। फिर यहां अमेरिका का गेहूं बिकेगा, अमेरिका के कृषि उत्पाद बिकेंगे। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ऐसी तमाम 4-5 मांगों को लेके एक बड़ा मोर्चा लड़ने की तैयारी अगले साल फरवरी में हो रही है। उसकी 4-5 बड़ी बड़ी मांगे हैं। पहली मांग, देश के किसानों को स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए और MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। दूसरी मांग, देश के किसानों को संपूर्ण तौर पे कर्ज मुक्त किया जाए। भूमि अधिग्रहण के नाम पे, भारतमाला जैसे रोड प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो किसानों की जमीन की लूट हो रही है, उस लूट को बंद किया जाए। चौथी मांग है, जो मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से किसानों को बर्बाद करने की तैयारी है सरकार कर रही है, वो तमाम मुक्त व्यापार समझौतों पे रोक लगाई जाए। मैं आखिरी 2 बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। भारत सरकार ने, जब भी हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश के किसानों को कर्ज माफ किया जाए, उनको कर्ज मुक्त किया जाए, तो सरकार कहती है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पास इतना बजट नहीं है। लेकिन यहां मौजूद हजारों किसानों के माध्यम से हम मोदी सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने संसद के अंदर जवाब दिया कि पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 तक, इन 8 सालों में आपकी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों का 14,53,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया। जब देश के किसानों के कर्ज माफी की बात आती है तो आप कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन फिर वो 14,53,000 करोड़ रुपया जो आपने कंपनियों का माफ किया, वो 14,53,000 करोड़ रुपया कहां से आया, इस बात का जवाब ये देश का किसान जानना चाहता है। मेरे भाइयों, एक 36 देशों का संगठन है OECD। उस संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पिछले 17 सालों में जिस MSP का वादा भारत के किसानों के साथ किया गया था, यदि वो MSP भारत के किसानों को मिलता, तो भारत के किसानों को, यानी आप सबको, हम सबको 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। 45 लाख करोड़। और भारत के किसानों पे टोटल कर्जे की बात करें तो टोटल कर्जा है मात्र 10 से 12 लाख करोड़ रुपया। यानी हमारा सारा कर्जा भी काट दे तो उसके बाद भी इन सरकारों की तरफ हमारा 35 लाख करोड़ रुपया बकाया है। तो मेरे बुजुर्गों, इन तमाम मुद्दों पे आंदोलन करने के लिए, मजबूती से आंदोलन लड़ने के लिए हम सबको दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करने की जरूरत है। जो आपके ये जर्नल स्टेज पे बैठे हैं, अगर ये आह्वान करेंगे तो आप हजारों नहीं लाखों की संख्या में दिल्ली की तरफ कूच करोगे या नहीं करोगे? एक बार झंडे ऊपर करके बता दो एक बार। सत श्री अकाल। और मेरे साथ आए हुए हमारे खटखट टोल कमेटी के नौजवान साथी ने कल कहा था कि जैसे पिछली बार 2020 में जब आप दिल्ली की तरफ आपने कूच किया था, तो भारत सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने आपको रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए थे, आपको रोकने के लिए गंदा पानी आपके ऊपर फेंका था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे। लेकिन हरियाणा के किसानों ने हर बैरिकेडों को तोड़ते हुए आपके लिए रास्ता बनाया था। आज इस मौका की क्रांतिकारी धरती से आपसे हम ये वादा करके जाते हैं कि अब की बार जब आप दिल्ली के लिए कूच करोगे और हरियाणा के बॉर्डरों पे पहुंचोगे, तो हरियाणा का किसान हरियाणा सरकार के तमाम बैरिकेडों को तोड़ के आपके लिए सड़कों में फूल बरसा के आपका स्वागत करने के लिए तैयार होगा।
मेरे भाइयों, जैसे आज मोगा में ये बड़ी पंचायत है, इसी तरीके से पूरे देश भर में 22 पंचायतें करी जा रही है। पूरे देश के किसानों को इकट्ठा करेंगे, पूरे देश के किसानों को जोड़ेंगे और फिर वही ताकत से दिल्ली के ऊपर मोर्चा लगाने की तैयारी करेंगे। अंत में कुछ नारों से अपनी बात खत्म करूंगा। बातें बहुत सारी थी मन में। इस सिख कौम को, इन योद्धाओं को देख के हमेशा हमें प्रेरणा मिलती है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी घटना बता दूं, हरियाणा के जिस जिले से मैं आता हूं, हरियाणा की जिस खाप से आता हूं,